नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के डी 30 में। 29 सितंबर आज की तारीख है और आज का दिन है बुधवार। और आज हमको इकोनॉमी डिस्कस करना होता है या कोई अन्य टॉपिक, तो इकोनॉमी में आज हम उद्योग टॉपिक को डिस्कस करेंगे। और उद्योग जो टॉपिक है उसमें आप अपडेशन भी होता है, लेकिन ज्यादातर जो आज का क्वेश्चन होगा वो ऐसा होगा जो ट्रेडिशनल टाइप का है। बाकी करंट में हम अपडेट इसको करते रहते हैं। सेशन थोड़ा सा लेट हो रहा है, इसके लिए माफी चाहता हूँ, क्योंकि मेरी थोड़ी सी तबीयत गड़बड़ है। पेट में थोड़ा सा दर्द, तो बोलने में अभी भी समर्थ नहीं हूँ, लेकिन आप लोगों से बोला था कि 10:30 पे दूंगा, तब भी नहीं दे पाया। अब थोड़ा सा कंट्रोल हुआ है तो मैं हिम्मत करके इसको कर रहा हूँ लेट होने के लिए। आप लोग एडजस्ट कर लीजिए, उसको कुछ टाइम अपना देख लीजिएगा। लेट होने के लिए एक बार क्षमा प्रार्थी हूँ। पहला प्रश्न है, महारत्न कंपनी का दर्जा प्राप्त होने के लिए जरूरी है कि। कंपनियों की 3 श्रेणियां हैं। एक तो नवरत्न के बारे में आपने सुन रखा होगा, जिसके अंतर्गत भारत में कितनी कंपनियां हैं? 14 कंपनियां। और 10 कंपनियां हमारे यहाँ ये महारत्न है। बाकी मिनी रत्न कंपनियां भी हैं, उसमें भी 2 श्रेणियां होती हैं। तो जो महारत्न कंपनी का दर्जा दिया जाता है, उसके लिए जरूरी होता है कि पहले नवरत्न का दर्जा मिल चुका हो, भारतीय शेयर बाजार में कंपनी सूचीबद्ध हो और कारोबार विदेश में भी हो। तो ये इंपॉर्टेंट है, इनके बारे में ये शर्तें हैं। साथ में इसमें कुछ चीजें और हैं, जैसे एक चीज ये है कि पिछले 3 सालों के दौरान औसतन जो सालाना शुद्ध संपत्ति उसकी हो, वो 15,000 करोड़ रुपए से ज्यादा होनी चाहिए। और जो लाभ होना चाहिए वो 5,000 करोड़ रुपए से ज्यादा होना चाहिए। तो 5,000 करोड़ रुपए का लाभ और साथ में जो संपत्ति है वो 15,000 करोड़ रुपए से ज्यादा होनी चाहिए। तो ऐसी कंपनी को महारत्न कंपनी का दर्जा दिया जाता है। बाकी इसकी जो शर्तें हैं ये आपकी स्क्रीन पर है, इसको एक बार देखिएगा। पिछले 3 सालों में ये चीजें ली जाती हैं, 3 सालों में, कोई एक साल नहीं। वैश्विक स्तर पर उसकी उपस्थिति हो, कारोबार विदेश में होना चाहिए, ये भी बात सही है। 10 महारत्न कंपनियां भी हैं, इसमें एनटीपीसी, ओएनजीसी, सेल, भेल, गेल, आईओसीएल, एचपीसीएल, सीआईएल और बीपीसीएल और पावर ग्रिड कारपोरेशन, ये सब इसमें शामिल है। तो इसको ध्यान रखिएगा, अक्सर प्रश्न आपसे पूछ लिए जाते हैं। ये 10 भारत में कंपनियां हैं। अगला जो प्रश्न है, इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। बढ़िया प्रश्न है ये भी, कि हाल उत्पादन से संबंधित है। किससे संबंधित है? टेलीकम्युनिकेशन उपकरणों से, वायुयानों से, अंतरिक्ष मिसाइलों से और युद्ध मिसाइलों से, किससे संबंधित है? अब यहां पर ये हॉल लिख के एक बार ये पूछ लिया गया, जबकि ये वास्तव में सब लोग जानते हैं HAL है। HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स लिमिटेड की ये बात हो रही है, और इसमें हाल लिख दिया गया इसको। एक बार ये प्रश्न किसी आयोग ने पूछा है। अब ये गलती से लिखा गया या क्या हुआ मुझे नहीं पता, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए, इसका ये HAL होगा, ये मोस्ट लिख गया है, लेकिन ये HAL होगा। अब ये जो प्रश्न है इसका वायुयानों से सीधा उत्तर हो जाएगा, लेकिन अगर यही हॉलमार्क होता तो हॉलमार्क अगर संबंधित करते तो ये गोल्ड से रिलेटेड हो जाता। बात समझ में आ रही है? गोल्ड से रिलेटेड होगा, लेकिन यहां हाल ये HAL लिखना चाह रहा था, HAL। तो इसको ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। कई शहरों में इसकी इकाइयां हैं, लखनऊ में भी एक इकाई है। निम्नलिखित में से कौन अब भारत में तेल की कीमतों का निर्धारण करता है? रोज आए दिन ये मांग उठती रहती है कि तेल के दाम जो है बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं, वास्तव में बहुत बढ़ गए हैं। 100 रुपये लीटर, या किन्हीं किन्हीं स्टेट्स में 100 रुपये से ज्यादा प्रति लीटर पेट्रोल की कीमत है। डीजल की कीमत भी ऐसे ही है, 90 के ऊपर ही पहुंच गई है। और जब पेट्रोल और डीजल की कीमत बढ़ती है तो उसमें सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि जो भाड़ा होता है माल का, ढुलाई का, वो बढ़ जाता है, किराया बढ़ जाता है। ऐसे में चीजें महंगी हो जाती हैं। और पेट्रोल डीजल की कीमत नहीं महंगी है, सरसों का तेल हो या रिफाइंड ऑयल हो जो हम लोग खाने में इस्तेमाल करते हैं, उसकी भी कीमत सातवें आसमान पर है, बहुत ज्यादा है। और इन तेल कंपनियों की कीमतों का निर्धारण पहले गवर्नमेंट सब्सिडी देती थी, वो करती थी, लेकिन अब इनका निर्धारण करता है कौन? तेल कंपनियां खुद करती हैं, उनका अपना कार्टेल है, वो मिलकर इसका निर्धारण करती हैं। और इसी कारण से अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कई बार आपको लगेगा कि बैरल में मूल्य कम हो रहे हैं, लेकिन यहां पर मूल्य कम नहीं होते हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना है। नियंत्रण मुक्त पदार्थ के तौर पर नॉन कंट्रोल्ड है, गवर्नमेंट का कंट्रोल अब इसमें नहीं है, ये समझ लीजिए। ये केवल कंपनियां इसको निर्धारित करती हैं, इसलिए
अब गवर्नमेंट इसमें चाहते हुए भी कुछ नहीं कर पाती है, लेकिन गवर्नमेंट गवर्नमेंट होती है, सत्ता बहुत बड़ी चीज होती है। अगर गवर्नमेंट चाहे तो इसको रेगुलेट करने का कुछ उपाय करे, कुछ सब्सिडी दे, कोई रोकेगा थोड़ी ना, जनता जनता मना थोड़ी करेगी, तो गवर्नमेंट को ऐसा कदम उठाना चाहिए। भारत में प्रथम उद्योग जिसका विकास हुआ वह कौन सा है? कुटीर उद्योग, सीमेंट उद्योग, आयरन और स्टील उद्योग या अभियांत्रिकी उद्योग? कौन सा उद्योग है जो भारत में सबसे पहले विकसित हुआ? ये चार उद्योग आपके सामने हैं। आप पुरानी हमारी परंपरा उठाइए, आप पुराने तौर पर चीजों को देखिए, थोड़ा सा परीक्षण कीजिए, तो आपको मिलेगा जो कॉटेज इंडस्ट्री है, जो कुटीर उद्योग है, वो सबसे पुराना उद्योग है। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सबसे पहले इसी का विकास औपनिवेशिक काल, जब भारत गुलाम हुआ करता था, तो उससे भी पहले इसका विकास हो चुका था। भारत में विकसित सूती वस्त्रों का निर्माण भी कुटीर स्तर पर ही किया जाता था पहले। आप देखते रहे होंगे, पहले गांव में आप जाएंगे तो हथकरघा उद्योग, गमछा बनाना, तहमद बनाना, ये सब काम लोग गांवों में कर लिया करते थे। अब तो वो फाइट ही नहीं कर पाते। बड़ी बड़ी मशीनें हैं, बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां, अडानी अंबानी जब इनमें जुड़ गए तो समस्या होती है, छोटे लोगों को उनका खर्चा नहीं निकलता है, और ऐसे में उनको बंद करना पड़ा। क्वालिटी भी नहीं है, गुणवत्ता भी उतनी नहीं है, महंगे भी पड़ते हैं ये वस्त्र हाथ से बनाए हुए, क्योंकि जो काम मशीन अकेले करेगी उतना 100 लोग मिलके भी 1 घंटे, मतलब पूरे दिन करेंगे तब भी नहीं कर पाएंगे जितना वो 1 घंटे में कर डालेगी। जो मशीनीकरण हुआ है उससे उत्पादन की दर तो बढ़ी है, लेकिन बेरोजगारी की समस्या भी शुरुआती दिनों में आई थी, है ना, और अभी भी इसका दंश झेलना पड़ता है। लेकिन दूसरी तरफ ये भी बात उतनी ही सच है, अगर मशीनें ना ही होती तो जो रोड है, रात भर में आप देखते हैं मोहल्ले की रोड, सुबह जब आप उठते हैं तो पूरी ब्लैक मिलती है, और उसमें सब रोलर वगैरह चल के बिल्कुल मस्त। और पहले क्या रहता था, 100 मीटर बनाने में 1 हफ्ते लगते थे। समस्याएं हैं, चैलेंजेस हैं, लेकिन उसके फायदे भी हैं, बेनिफिट भी है, और अगर बेनिफिट ना होता तो गवर्नमेंट क्यों इसको अपनाती। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न है, लघु एवं कुटीर उद्योग इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि स्मॉल एंड कॉटेज इंडस्ट्री आर इंपॉर्टेंट विकास। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इससे क्या होता है, सबसे बड़ी बात इससे क्या होती है, आपको क्या लगता है? तो इससे सबसे बड़ी बात यह होती है कि इसमें बहुत लोगों को एम्प्लॉयमेंट का, रोजगार का अवसर मिलता है। दे प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट टू मैनी, ये बहुतों को रोजगार प्रदान करते हैं, छोटे छोटे स्तर पर होते हैं, और अपने लेवल पर लोग इसको करके रोजगार प्राप्त कर लेते हैं। तो ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और 2001-2 में इसमें आंकड़े दिए हैं, खैर ये आंकड़े किसी काम के नहीं है, 13-14 के भी दिए हैं। आप अपडेट आंकड़े देख लीजिएगा कहीं से, या करंट अफेयर में कहीं आएगा तो मैं उसको बता दूंगा। कोई बहुत सटीक आंकड़ा वैसे नहीं मिल रहा, तो ना आपसे पूछा जाता है कि कितने उद्योग हैं, क्या है। एक चीज यहां पर तैयार करना है जो करंट में हमको देखना है। जैसे एक प्रश्न है कि जो हमारे यहाँ लघु उद्योग है उनका हिस्सा कितना है, अगर किसी के पास ये जानकारी है या कोई सर्च कर सकता है, आज मैं इसको अपडेट भी नहीं कर पाया, तो उसको यहाँ पे बताना चाहिए कमेंट करके कि कितनी हिस्सेदारी हमारे जीडीपी में या उद्योग सेक्टर में। इस तरीके के कभी कभी प्रश्न बनते हैं। अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी एक लघु उद्योगों की समस्या नहीं है? जब भी प्रश्न पढ़िए, सबसे पहले प्रश्न को अच्छे से पढ़ लीजिए, आधा समझ लीजिए उत्तर आपने वहां से निकाल लिया। क्योंकि अगर आपको प्रश्न आता भी है और आपने क्या किया, प्रश्न को सही से पढ़ा नहीं, तो आप गलत सलत उत्तर दे देंगे। तो इसलिए प्रश्न पढ़ना सही से जरूरी है। समस्या नहीं पूछ रहा है, वित्त की समस्या है, वित्त की समस्या है, लघु उद्योगों की समस्या। लघु उद्योग है, कम पैसा लगेगा, लेकिन इतना पैसा भी नहीं होता है, क्योंकि सारे लोग कोई बिजनेसमैन नहीं होते हैं, सबके पास फिनांस नहीं होता है, फिनेंशियल प्रॉब्लम होती है। विपणन, मार्केटिंग की समस्या बहुत बड़ी समस्या है। फ्लिपकार्ट बिग बिलियन डे ला रहा है, वो 1 महीने से एडवर्टाइज कर रहा है, एडवर्टाइजमेंट उसका जारी है, बड़े बड़े स्टार्स को लाके वो कर देगा, स्टार बोले तो जो आजकल स्टार बोले जाते हैं, और उनको लाके खड़ा कर देगा, क्योंकि पैसा, पैसे से पैसा बढ़ता है, पैसे से पैसा कमाया जाता है। छोटे उद्योगों में यह समस्या है। कच्चे माल की भी समस्या है। हड़ताल और तालाबंदी ये छोटे उद्योगों की समस्या नहीं है। जहां पर बड़े उद्योग होते हैं, बड़े उद्योगों में बड़ी टीम होती है, बड़ी टीम में मजदूरों की संख्या भी ज्यादा होती है, वहां पर जब इनकी मांगे नहीं पूरी होती हैं तो हड़ताल और तालाबंदी की समस्या यहां पर आती है। लघु उद्योग की यह समस्या नहीं है। डी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बात समझ में आ गई? तो अब जैसे छोटे उद्योग हैं, अब छोटे उद्योगों में और कई चीजें हैं, कई जैसे संगठन का अभाव भी यहाँ पर आपको मिलेगा, अनुसंधान की कमी, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, इनोवेशन यहाँ पर नहीं हो पाएगा, परिवहन साधन का भी यहाँ पर अभाव होगा। छोटे इसीलिए कहे भी जा रहे हैं वो, लेकिन हड़ताल और तालाबंदी बड़े उद्योगों से संबंधित है, ना कि छोटे उद्योगों से। अगला प्रश्न है, निम्न में से लघु उद्योगों की क्या समस्या है? पूंजी का अभाव,
है समस्या? बिल्कुल है, अभी हमने पढ़ा है विपणन जानकारी का अभाव, कच्चे माल का अभाव। वही क्वेश्चन कैसे पलट के आपसे पूछा गया, तो यहां उत्तर होगा उपरोक्त सभी, डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन कभी कभी ऐसे थोड़ा सा उसमें घुमाव किया जाता है, और आप पता चला ये वाला पढ़ के गए, वो वाला पूछा गया, तो हाँ, सब सही है। नशे में टल्ली होकर आंसर नहीं देना है आपको। बहुत सबसे ज्यादा जरूरी है क्या, क्वेश्चन पढ़ते समय जागते रहना। तो इसीलिए मैं कहता हूं ना, जब एग्जाम आपका हो तो एक दो दिन पहले से अच्छे से सो के जाना चाहिए। कई भाई बहन ये सब है, वो क्या करते हैं भाइयों बहनों को मैं बताना चाहता हूँ, वो पूरी रात विद्यार्थी बने रहते हैं, विद्या की अर्थी उठा देते हैं। सही बात तो ये है, जो याद भी होता है वो सब खत्म हो जाता है। तो ऐसा करके नहीं जाना है। करना यह है कि आपको फ्रेश दिमाग से जाना है, और फ्रेश दिमाग कैसे आपका होता है ये आप जानो, क्या करके होता है। कई लोग कहते हैं दारू पीने से भी हो जाता है, तो मैं कहता हूँ पी लीजिए, फ्रेश करके जाइए, है ना। अब ऐसा नहीं है कि अब आप रोज पीना चालू कर दें, ऐसा लोग कहते हैं। मैं तो खैर वही नारियल पानी वाला ही हूँ, पता नहीं, अब देखते हैं आगे कभी अगर मेरा एक्सपीरियंस रहेगा तो बताएंगे। तो ये जैसे पूंजी का अभाव है, विपणन की समस्या है, कच्चे माल का अभाव है, इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, सीमा शुल्क नीति है, विलंबित भुगतान है ना। तो ये सारी सिकनेस प्रॉब्लम है, ये सारी प्रॉब्लम्स जो है ये लघु उद्योगों की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे। भारत में सबसे महत्वपूर्ण लघु स्तर उद्योग है वस्त्र, कागज, हथकरघा, जूट उद्योग। कौन सा उद्योग है जो सबसे महत्वपूर्ण है लघु स्तर का उद्योग? तो ये जो जितने भी उद्योग दिए हुए हैं यहां पर, इनमें से छांटिए, कोई एक आपको बताना है। तो मैंने आपको अभी बताया था कि हथकरघा उद्योग बहुत धीरे धीरे ये समाप्त हो रहा है, हैंडलूम इंडस्ट्री धीरे धीरे खत्म हो रही है, लेकिन फिर भी इनकी तुलना में वस्त्र, कागज, जूट, इन सब में आप कंपेयर करोगे तो हथकरघा यानी हैंडलूम इंडस्ट्री आपको अभी भी मिलेगी। तो सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला जो प्रश्न है, किसे विनिर्माण क्षेत्र में शामिल नहीं किया जाता है? विनिर्माण क्षेत्र में, विनिर्माण क्षेत्र मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर यही होता है ना। किसे, बड़े उद्योग, लघु उद्योग, या सूक्ष्म उद्योग, या निर्माण उद्योग, किनको शामिल नहीं किया जाता है? तो जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री है उसको विनिर्माण उद्योग में शामिल नहीं किया जाता। ऐसा मत सोचिएगा विनिर्माण में भी लगा के निर्माण में भी और इसमें वहीं पे घुसा दीजिए इसको, इसी का बच्चा है, इसी के परिवार का होगा, ऐसा नहीं है। तो डी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, है ना। ऐसा देखिए, मशीन, औजार, श्रम का उपयोग करके सामान बनाने की जो प्रक्रिया होती है उससे संलग्न जो उद्योग होता है उसको विनिर्माण उद्योगों की श्रेणी में रखते हैं। जैसे हस्तकला से लेकर उच्च तकनीकी तक की गतिविधियां इसमें कई शामिल आपको मिलेंगी। लेकिन इसमें जो निर्माण उद्योग है, कंस्ट्रक्शन है, उसमें भवन बनाए जाएंगे, बिल्डिंग्स बड़ी बड़ी, पुल बनाए जाएंगे, बांध बनाए जाएंगे, सड़कें बनाई जाएंगी, तो ये सब इसमें शामिल नहीं होगा जो विनिर्माण उद्योग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला जो प्रश्न है इस प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास करें। स्पेशल इकोनॉमिक जोन SEZ की नीति देश में पहली बार कब आरंभ की गई थी? कौन सा सन था जब प्रारंभ की गई थी? सन 2000 की बात है। सन 2000 में अप्रैल की बात है, अप्रैल 2000 की बात है ये, जब अप्रैल 2000 में सबसे पहले क्या किया गया था, SEZ की नीति को प्रारंभ किया गया था। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और इसमें क्या किया गया था, व्यापार संचालन, शुल्क, तटकर, इन सब में छूट दिया गया, एक इन्वायरमेंट बनाया गया कि ज्यादा से ज्यादा लोग क्या करें, यहाँ पे निवेश करें, और एक ऐसा स्पेशल इकोनॉमिक जोन हो जहां पर लोग आर्थिक गतिविधियां करें। ठीक है, उसके बाद में आर्थिक क्षेत्र अधिनियम वर्ष 2005 में पारित किया गया, और फरवरी 2006 से ये प्रभावी हुआ था। और ये प्रश्न कई बार पूछा गया, कब पारित, 2005, कब प्रभावी, 2006 फरवरी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय विनिर्माण नीति भारत सरकार द्वारा कब आरंभ की गई थी? तो राष्ट्रीय विनिर्माण नीति भारत सरकार के द्वारा 4 नवंबर 2011, 4 नवंबर 2011 को प्रारंभ की गई थी। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा इसको अधिसूचित किया गया था, और इस नीति का उद्देश्य था जीडीपी में विनिर्माण के हिस्से को एक दशक के भीतर 25% तक बढ़ाना तथा 100 मिलियन रोजगारों का सृजन करना, 100 मिलियन रोजगारों का सृजन करना। बात समझ में आ गई? तो ये चीज आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के औद्योगिक उत्पादन सूचकांक, ये सूचकांक होता है, में निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि शामिल नहीं है? औद्योगिक उत्पादन सूचकांक, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इंडेक्स जो है, उसमें कौन सा
कौन सी गतिविधि उसमें शामिल नहीं है? 12 नंबर प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो विनिर्माण, खनन, विद्युत ये शामिल है, लेकिन निर्माण गतिविधि इसमें शामिल नहीं है। डी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सीएसओ के द्वारा इसको जारी किया जाता है, जो औद्योगिक उत्पादन सूचकांक है, और इसे दो आधारों पर परिगणित किया जाता है। पहला है ब्रॉड सेक्टर पर, और दूसरा है जैसे एक है, और दूसरा है यूज्ड बेस। दो इसके आधार है, ठीक है। अब इसमें जो ब्रॉड सेक्टर है, ब्रॉड सेक्टर के अंतर्गत आप देखेंगे तो ब्रॉड सेक्टर में विस्तृत जो क्षेत्र है उसमें खनन, विनिर्माण, विद्युत ये सब चीजें हैं। यूज्ड बेस में जो है वो बेसिक गुड्स हैं, पूंजीगत गुड्स हैं, इंटरमीडिएट गुड्स हैं, उपभोक्ता गुड्स हैं, कंज्यूमर ड्यूरेबल, ये सारी चीजें, गैर कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, इनको शामिल किया जाता है। निर्माण सम्मिलित नहीं किया जाता है, कंस्ट्रक्शन को इसमें सम्मिलित नहीं किया जाता है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, उत्तर देने का प्रयास करें। 1929 का व्यापार विवाद अधिनियम, ट्रेड डिस्प्यूट एक्ट, निम्नलिखित में से किसका उपबंध करता है? किसका उपबंध करता है? 1929 का व्यापार विवाद अधिनियम क्या करता है? तो अधिकरणों की प्रणाली तथा हड़ताल पर रोक, इनका अधिनियम करता है। डी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अब दिख रहा है ना? तो अधिनियमों, अधिकरणों यानी कि ट्रिब्यूनल्स की, अधिकरण यानी ट्रिब्यूनल्स, और उनकी प्रणाली और हड़ताल पर रोक का ये क्या करता है? उपबंध करता है। ये जो अधिनियम है 1929 का, 1929 का जो अधिनियम आया, तो उस समय भारत अंग्रेजों का गुलाम हुआ करता था, अंग्रेजी सत्ता थी यहाँ पर, अंग्रेजी हुकूमत थी। तो इस अधिनियम के द्वारा व्यापार विवादों के जांच के और समाधान के लिए समझौता बोर्ड यानी कि बोर्ड ऑफ कॉन्सिलिएशन और जांच न्यायालय, कोर्ट ऑफ इंक्वायरी, इसके गठन का प्रावधान किया गया था। रेलवे, डाक, टेलीग्राफ ये सब चीजें थी ना, टेलीफोन जैसी सार्वजनिक रूप से उपयोगी सेवाओं में बिना पूर्व सूचना के हड़ताल या तालाबंदी को निषिद्ध कर दिया गया था कि ये नहीं किया जा सकता है। अगला जो प्रश्न है, खैर गवर्नमेंट आजकल भी ऐसे चीजें खूब उपयोग करती है। जैसे अभी क्या हुआ, जो आपने एक सुन रखा होगा, ये जो एम्बुलेंस चालक थे उन लोगों ने हड़ताल कर दिया था। जो एम्बुलेंस का संचालन होता है तो वो प्राइवेट कंपनी के जरिए होता है, और वो उसने अपना क्या किया, उन लोगों ने वेतन वेतन के मुद्दे को लेके हड़ताल कर दिया। और हड़ताल किया तो गवर्नमेंट ने उनसे लिखवा लिया, कहा कि अगर लिख के नहीं दोगे कि आगे हड़ताल तालाबंदी हम नहीं करेंगे, ऐसा कदम नहीं उठाएंगे, तो तुम लोगों सबको जेल भेज देंगे और नौकरी पे नहीं रखेंगे। उनके नेता लोग अभी तक बंद थे, पता नहीं अभी इस समय केस का स्टेटस क्या है, आई डोंट नो, लेकिन ऐसा किया। तो गवर्नमेंट में बड़ी ताकत होती है, ठीक है। अगला प्रश्न है, भारतीय गुणवत्ता परिषद क्यूसीआई, है ना, क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया, इसके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। क्यूसीआई का गठन भारत सरकार तथा भारतीय उद्योग द्वारा संयुक्त रूप से किया गया था। और दूसरा है, क्यूसीआई के अध्यक्ष की नियुक्ति उद्योग द्वारा सरकार को की गई संस्तुतियों पर प्रधानमंत्री द्वारा की जाती है। ये दो स्टेटमेंट है। अब आपको बताना है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है, पहला सही है या दूसरा सही है या दोनों सही है। तो ये दोनों के दोनों स्टेटमेंट यहां पर सही दिए हुए हैं। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भारतीय गुणवत्ता परिषद, ध्यान रखिएगा, क्यूसीआई, क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया, कभी भी आपसे पूछा जा सकता है। यूपीएससी का तो बड़ा पेट क्वेश्चन ये हुआ करता था, इस तरीके के प्रश्न, मतलब इस तरीके के प्रश्न की बात मैं कर रहा हूं। यूपीएससी ऐसा नहीं कि रिपीट हर बार वही करता है। यूपीएससी के पेपर को जब आप देखेंगे तो आपको एक चीज नजर आएगा कि क्वेश्चंस घूम फिर के वैसे ही, इर्द गिर्द वैसे ही आते हैं। जो करंट के इश्यूज वहां पर होते हैं उन पर प्रीलिम्स में भी क्वेश्चन बनाए जाते हैं। पीसीएस में तो कई बार इधर उधर के क्वेश्चन सब उठा के रख दिए जाते हैं, लेकिन वहां पर एक आधार होता है। 1997 में भारतीय उद्योगों के साथ संयुक्त रूप से भारत सरकार ने भारतीय गुणवत्ता परिषद, क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया की स्थापना की थी। ईयर भी याद रखिएगा, 1997 में, ठीक है ना। एसोचैम, सीआईआई, फिक्की, इसके द्वारा भारतीय गुणवत्ता परिषद में भारतीय उद्योग का जो प्रतिनिधित्व है ये इनके द्वारा किया जाता है। एसोचैम, है ना, ऐसे सीआईआई, फिक्की। एसोचैम का कुछ याद है आपको? कुछ महिला एक इससे रिलेटेड है, जरा कमेंट कीजिएगा, बताइएगा, है ना। ठीक है, तो ये सारी चीजें, भारतीय गुणवत्ता परिषद 38 सदस्यों की एक परिषद द्वारा संचालित की जाती है। संख्या आपसे नहीं पूछी जाएगी। अगला प्रश्न, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। इसको आप ज्यादा से ज्यादा आपको करना यह है कि करंट से रिलेट कर देना है। इस समय अगर कोई करंट में न्यूज रही है कि गुणवत्ता परिषद के कौन कुछ अध्यक्ष बनाए गए, तो आप इसको अपडेट कर लीजिए।
भारत सरकार ने विनिर्माण नीति कब जारी की थी? विनिर्माण नीति भारत सरकार की कब जारी की गई थी? तो भारत सरकार ने विनिर्माण नीति 4 नवंबर 2011 को जारी की थी। अभी एक प्रश्न आया था, शायद रिपीट हो रहा है। डी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, और ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है आपसे कभी भी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक अन्य जैसा नहीं है? सेल, भेल, ओएनजीसी, एसआरआई। रीजनिंग का प्रश्न है, थोड़ी सी भी जानकारी आपको होगी तो मैंने बताया सेल, भेल, गेल जितने भी हैं, ओएनजीसी, ये महारत्न कंपनियां हैं और ये सब सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियां हैं। प्राइवेट कंपनी को महारत्न का दर्जा नहीं दिया जाता है। लेकिन जो एसआरआईएल है ये एक प्राइवेट क्षेत्र की कंपनी है। एसआर की रिफाइनरी है। पहले आपको याद होगा, जो बचपन में याद करिए, खैर इतने नए लोग भी आप लोग नहीं है या इतने बूढ़े लोग भी नहीं होंगे, आप सबको याद होगा मुझे लग रहा है, चाहे छोटे रहे हो, पहले एक हज हज एक कंपनी हुआ करती थी, हज, है ना। जब वोडाफोन बिकी है तो वो वोडाफोन हज को ही खरीदा था। मतलब वोडाफोन तो बाद में बिकी, अब आइडिया मर्जर हुआ है, बिकी नहीं है। हज बिकी थी तो वोडाफोन बनी थी, और हज के पहले हज एसआर हुआ करती थी। वही एसआर कंपनी है ये, है ना। वोडाफोन जब शुरू में केवल बीएसएनएल ही एक सर्विस प्रोवाइडर हुआ करता था, बाद में वोडाफोन आया था सबसे पहले। लेकिन वोडाफोन नहीं आया था, वो आया था हच एसआर। तो वही हच, भारत में हच के साथ एसआर ने भागीदारी की थी, साझेदारी की थी। तो उनकी रिफाइनरी भी है। एसआर के पेट्रोल पंप भी आप देखेंगे, रेड कलर का इनका लोगो भी होता है, देख लीजिएगा, रोड के किनारे मिल जाएंगे। पेट्रोल फ्री में नहीं देंगे, है ना। ऐसा नहीं कि दिल्ली 30 में डिस्कस हुआ था तो चलिए बताया था सर ने पेट्रोल जाके ले लेना, ऐसा आप कहने लगे। ऐसे ऐसे कुछ मिलता नहीं है दुनिया में, फ्री में कुछ कोई देता होता कुछ नहीं है ना। बहुत मतलब आजकल तो बड़ी समस्या है। आजकल तो कोई आपसे प्यार से बोल भी दे तो समझ लो कुछ कुछ मामला है। अब सब लोग मत ऐसा समझ लीजिएगा, हमारे आपके संबंध बड़े अच्छे हैं, लेकिन ऐसा होता है। अब कुछ लोग इसमें भी सोच रहे होंगे कि आप भी तो 109 रुपया लेके तब तो देते हैं, आपका स्वार्थ ये है ना। तो ऐसा नहीं है, वो अलग बात है, ये अलग बात है, ठीक है ना। वो एक इनिशियल जो भी है चीजें, हर चीज को बिजनेस से नहीं देखा जा सकता। अब आप लोगों की सोच क्या है? खैर, ये 109 का प्रक्रम ये समाप्त हो रहा है, डेली 30 नहीं चलेगा, ठीक है। आप लोग पढ़िए ऐसे, बाकी देखा जाएगा क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन निजी क्षेत्र में है? बोगाईगांव रिफाइनरी, रिलायंस रिफाइनरी, हल्दिया रिफाइनरी, एसआर आयल लिमिटेड। तो बोगाईगांव रिफाइनरी और हल्दिया रिफाइनरी, इन दोनों के बारे में अगर आप बात करें तो ये दोनों की दोनों क्या हो जाएंगी? ये सरकारी क्षेत्र में हो जाएंगी, है ना। अब आइए रिलायंस और एसआर, तो ये दोनों प्राइवेट क्षेत्र की हो जाएंगी। पूछा जा रहा है निजी क्षेत्र, तो प्राइवेट 2 और 4 हो जाएंगी। इस तरीके से लिस्ट विस्ट जब पेपर में पढ़ा करिए तो थोड़ा सा देखते रहा करिए, इससे कई बार आपको लाभ हो जाता है, ऐसे प्रश्न आ जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेपा नगर किस लिए जाना जाता है? लूसेंट उठाइए और एक लिस्ट देखिए। नेपा नगर या ऐसे बहुत सारी चीजें आपको मिलेंगी कि कौन सा शहर किस चीज के लिए जाना जाता है। तो नेपा नगर जो है ये अखबारी कागज के लिए जाना जाता है। किसके लिए? अखबारी कागज के लिए जाना जाता है नेपा नगर। डी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। न्यूज प्रिंट वाले जो कागज होते हैं उसके लिए ये जाना जाता है ना। बड़े आकार के कागज होते हैं, बड़े बड़े इसके आकार, इसका क्या होता है? बड़ा होता है साइज इसका। तो ये ध्यान रखिएगा। भारत नेशनल न्यूज प्रिंट एंड पेपर मिल्स लिमिटेड नेपा नगर में है। और नेपा नगर कहाँ है अगर आपसे कभी पूछा जाए? मध्य प्रदेश में है। कहां पर है? मध्य प्रदेश में। तो मध्य प्रदेश में ये है, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला जो प्रश्न है, भारत जैसे विकासशील देश के लिए लघु स्तरीय व कुटीर उद्योगों को मुख्यतः इसलिए प्रोत्साहित करना चाहिए क्योंकि वो, वही बात है, अधिक रोजगार के अवसर उत्पन्न करते हैं। कुछ भी लैंग्वेज दे दी जाए, बात बेस वही होता है, कुछ कॉन्सेप्ट होते हैं और कुछ कॉन्सेप्ट है। जैसे अब पता चला कि अब कुछ भी आपको लिखना है, तो जैसे वर्णमाला आप सीखते हैं, तो जहां पर बड़ा की मात्रा आएगी वहां पे बड़ा की मात्रा ही लगेगी। ऐसा थोड़ी ना जहां मन करेगा कुछ लगा देंगे। कुछ कॉन्सेप्ट भी ऐसे ही होते हैं भारत में। जैसे पहले भी एक क्वेश्चन में बताया गया कि, एक्सट्रीमली सॉरी, बताया यह गया कि अधिक लोगों को ये रोजगार देता है। जो कुटीर उद्योग होता है, छोटे स्तर का उद्योग होता है, ज्यादा लोगों से कनेक्ट हो पाते हैं, ज्यादा लोग रोजगार प्राप्त कर पाते हैं। तो कैसे भी उसको कनेक्ट किया जाए, इसका उत्तर यही होगा, बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ये जनरेट करता है मोर एम्प्लॉयमेंट, ज्यादा बड़ी मात्रा में रोजगार ये सृजित करता है।
ठीक है। और अंतिम प्रश्न है आज के टॉपिक का, फिर हम करंट अफेयर पे आएंगे। 10 क्वेश्चन आपके करंट अफेयर के हम डिस्कस करेंगे। फैक्ट्री एक्ट 1881 औद्योगिक कामगारों की मजदूरी नियत करने के लिए और कामगारों को मजदूर संघ बनाए देने की दृष्टि से पारित किया गया था। ये स्टेटमेंट है, बनाने देने की दृष्टि से। ये लैंग्वेज बड़ी सही नहीं है, लेकिन ये पेपर की लैंग्वेज है, ये पूछा हुआ प्रश्न है, यूपीएससी का ट्रांसलेटेड लैंग्वेज होती है। और एन एम लोखंडे ब्रिटिश भारत में मजदूर आंदोलन संगठित करने में अग्रगामी थे। ये दो स्टेटमेंट आपके सामने है, आपको बताना है कि इसमें से कौन सा सही है। जहां तक बात 1881 की है, औद्योगिक कामगारों की मजदूरी नियत करने के लिए, तो प्रथम कारखाना अधिनियम 1881 में पारित किया गया था, है ना। और इसमें मजदूर संघ बनाए देने के लिए लिखा हुआ है, मजदूर संघ बनाने की बात इसमें होगी? मजदूर संघ बनाने की कोई बात इसमें नहीं की जाएगी। मजदूर संघ तो हमेशा किसके खिलाफ होंगे? जो भी गवर्नमेंट होगी, जो भी कंपनी होगी उसके खिलाफ होंगे ना, तो उसको बनाने के देंगे। थोड़ा सा रीजनिंग लगाइए। तो पहला स्टेटमेंट गलत, दूसरा सही है कि एन एम लोखंडे ब्रिटिश भारत में मजदूर आंदोलन संगठित करने में अग्रगामी थे, तो ये बिल्कुल सही है, पायनियर थे। तो ये बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, केवल दो सही है। तो ये रहा आज का ये उद्योग वाला पोर्शन। इसमें अपडेट जब हम करेंगे करंट में, जैसे आप थोड़ा बहुत, जैसे आप लोग जब लेटा करिए तो जब वो बढ़िया बढ़िया शायरी ढूंढते हैं ना व्हाट्सएप करने के लिए, स्टेटस लगाने के लिए, उसकी जगह नवरत्न कंपनियां, यही महबूबा, यही आशिकी, यही सब कुछ है। इससे बड़ी चीज कुछ है ही नहीं है आपके लिए, क्योंकि ये सही तो महबूबों की लाइन, ये गलत तो आपकी निजी जो सबसे खास दिल में बसने वाली महबूबा भाग जाएगी। अभी नहीं भागेगी, कुछ दिन बाद भागेगी। अभी तो तनख्वाह घर से आ ही रही है, जब घर से आना बंद होगी समस्या होगी। अपनी तनख्वाह लानी है ना। तो इनको परमानेंट महबूबा बनाइए, बाकी महबूबाएं, सारिकाएं, आशिकाएं जो भी हैं वो सब ठीक है, बढ़िया अपनी जगह पे, वो सब जरूरी है। जिंदगी है, जीना है, बढ़िया बात है। लेकिन गूगल उगल यही सब किया करिए। नवरत्न सबसे बढ़िया आपकी गर्लफ्रेंड हो सकती है, बॉयफ्रेंड आप बना लीजिए, जैसा भी। महारत्न, ये सब बढ़िया। एक मतलब वो जैसे वो कॉफी पीते हैं ना, ब्लैक, ग्रीन, और जो भी आप टी और सब पीते हैं, वो सब यही सब है, इन्हीं का डोज लीजिए। सबसे मजेदार चीज है, किताबों को सबसे अच्छा दोस्त बनाइए। सारी वारी बाद में कर लीजिएगा, वो पता चला कोई दीवाना कहता है। आप मस्ताना मत बनिए, अभी आप थोड़ा सा सजग रहिए, सतर्क रहिए, नहीं तो दिक्कत हो जाएगा, ठीक है ना, प्रॉब्लम आ जाएगी। कई बार मतलब ये उम्र ही बड़ी अजीब होती है, इसी में सब कुछ होना भी है और इसी में सिलेक्शन भी होना है। बुढ़ापे में कुछ होना भी तो नहीं है। बच्चे थे तो घर पे नहीं होने पाया, अब निकले हैं, दिल्ली इलाहाबाद गए हैं, लखनऊ में रह रहे हैं, अवसर पूरा मिला है। अब अवसर का लाभ उठाएं या फिर से वही हनुमान जी के भक्त बन जाए। तो मैं तो कह रहा हूं कि हनुमान जी के भक्त बनने में ज्यादा सही है। बाकी आपकी जिंदगी है, आपके फैसले हैं, ठीक है। चलिए करंट अफेयर के प्रश्न आज कुछ ज्यादा, ये मैं इसलिए बोल रहा हूं कि ये मौका नहीं मिलेगा डेली तक। खैर मैं रहूंगा ना किसी बहाने आपके साथ रहूंगा। ऐसा नहीं कि मैं आपको छोड़ के जा रहा हूं, कहीं नहीं जाऊंगा। लेकिन अब डेली 30 जो है, इसको थोड़ा सा विराम दिया जाएगा। 29 सितंबर 2021 को मनाया गया विश्व हृदय दिवस। देखो हृदय दिवस की बात आ गई, वर्ल्ड हार्ट डे। दिवस भी देखिए बात के बाद ही आ जाते हैं। और ये जो दिल है, ये वास्तव में क्या था? ये केवल एक धुकधुकी बनाए रखने के लिए शरीर में काम कर रहा था। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि धक धक करता है, और धक धक से बहुत सारी कनेक्टिविटी होती है। तो अब ये वर्ल्ड हार्ट डे जो मनाया गया 29 सितंबर को, जो मनाया गया, इसका क्या है? देखियो ये थीम भी है, यूज हार्ट टू कनेक्ट। अब ये विश्व स्तर पे कहा जा रहा है कि कनेक्ट होने के लिए हार्ट का यूज करिए आप, है ना। तो ये भी एक बहुत बड़ी बात है, कनेक्ट होने के लिए हार्ट का यूज करिए, यूज हार्ट टू कनेक्ट। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। तो 29 सितंबर को मनाया गया। और ये हृदय रोग और स्ट्रोक सहित कार्डियोवैस्कुलर रोग जितने भी होते हैं, जिनको सीवीडी बोलते हैं, उनके बारे में अवेयरनेस फैलाने के लिए, जागरूकता फैलाने के लिए इसको मनाया जाता है। और इस बार की थीम है 2021 की, यूज हार्ट टू कनेक्ट। विश्व स्वास्थ्य दिवस की स्थापना पहली बार 1999 में, यानी कि शुरुआत की गई थी वर्ल्ड हार्ट फेडरेशन है उसके द्वारा, ठीक है। फिर हर वर्ष इसका आयोजन होता रहता है और इसकी थीम निर्धारित होती रहती है। भारत में नियंत्रक और महालेखा परीक्षक जीसी मुर्मू को आईएईए और विदेश मंत्रालय एमईए के बाहरी लेखा परीक्षक के तौर पर चुना गया है। इनका कार्यकाल क्या होगा, किस कार्यकाल के लिए इनको चुना गया है? तो इनका जो कार्यकाल होगा ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। बाकी इंफॉर्मेशन मैंने दे ही दी, क्वेश्चन में भी
मैंने ये क्वेश्चन आपसे पूछा है, इसमें भी एक क्वेश्चन दो क्वेश्चन बन सकते हैं, लेकिन आप लोग होशियार हैं, स्मार्ट हैं, समझदार हैं, समझ जाएंगे। तो जीसी मुर्मू जो है हमारे कैग हैं, और उनको ये चुना गया है 2022 से 27 की अवधि के लिए। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न पे हम चलते हैं। हाँ, तो इनका जो काम होगा ये ध्यान रखिएगा, एक तो आईएईए के, और साथ में जो अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी है आईएए, और उसके लिए बाहरी लेखा परीक्षक के रूप में चुना गया है। और 22 से 27 तक ये समय आपको याद रखना है। इसमें जो फाइट हुई भारत की, वो जर्मनी और यूनाइटेड किंगडम, उन देशों को भारत ने पीछे किया, उनको हराकर भारत ने ये जीता है, जीसी मुर्मू जी को वहां पर भेजा है। ठीक है, आइए की बात करें तो वियना में इसका मुख्यालय है, और इसकी स्थापना 29 जुलाई 1957 को की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला जो प्रश्न है उसका उत्तर दें। जुडिमा और सोजत मेहंदी को जीआई टैग प्रदान किया गया है। एक है प्रोडक्ट जुडिमा और एक है सोजत मेहंदी, इसको जीआई टैग मिला। वो क्रमशः किस राज्य के उत्पाद है? तो जो जुडिमा है वो कहां का है, और मेहंदी, सोजत मेहंदी कहां की है? सोजत मेहंदी को राजस्थान याद कर लीजिए, और जो जुडिमा है, जुडिमा भी आपको याद रखना है, और जुडिमा का अर्थ भी मैं आपको बताऊंगा कि जुडिमा का अर्थ क्या है। तो ये आसाम से रिलेटेड है, ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। वो सोजत मेहंदी राजस्थान, जुडिमा असम। अब जुडिमा क्या है? असम में घर की बनी चावल की शराब है। शराब मतलब शराब को जीआई टैग दिया जा रहा है। अब कई लोग इसमें सोचेंगे शराब को जीआई टैग, जीआई टैग क्यों दिया जाता है, इस पे बात करिए। उनकी अपनी परंपरागत विशेषता है, उसके लिए दिया जा रहा है। अरे तो आपको जरूरी थोड़ी आप टल्ली हो जाए, आप मत पीजिए। जू का मतलब होता है, जू का मतलब होता है क्या? जू का मतलब होता है मतलब जू शब्द से लिया गया है, और ये जू अंग्रेजी वाला नहीं है। शराब इसका जू का मतलब होता है यहाँ। और दीमा का अर्थ होता है, दिमासा से संबंधित है ना। और यहां पर जो जुडिमा है ये चावल से बनी शराब है। जू शब्द से लिया गया है जू और डीमा, तो ये दोनों चीजों को मिला के ये पूर्वोत्तर में ये जीआई टैग जो इसको दिया गया है असम को, ये पहला पारंपरिक काढ़ा आप कह सकते हैं, इसको ये लोग काढ़ा कहते हैं। मतलब बहाने भी बड़ा, नशा करने के भी बड़े बड़े अच्छे अच्छे बहाने होते हैं। तो जूस डी मा, जुडीमा, ये वहां का एक नशीला काढ़ा आप समझ लीजिए, जैसे हम लोग इस समय काढ़ा पीते हैं खूब। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। दिमासा जो यहां पर है एक समुदाय है, और जू यहाँ पे ये मतलब ये शराब है, पेय पदार्थ है, तो दिमासा समुदाय से ये रिलेटेड है, तो जू दिमा इसका नाम रख दिया गया है। भाई इतना ध्यान रखना। सोजत मेहंदी जो है, ये सोजत मेहंदी जो इसकी पत्तियां होती हैं वो प्राकृतिक रूप से तैयार की जाती हैं, और वर्षा जल का उपयोग करके तैयार किया जाता है। वहां पर राजस्थान में एक पाली डिस्ट्रिक्ट पड़ता है, वहां पे सोजत तहसील पड़ती है। उसी सोजत तहसील के नाम पर यह सोजत मेहंदी का नाम है। और ये वहां की स्थलाकृति, वहां की जो संरचना है, वहां की जल निकासी जो व्यवस्था है, वहां की जो क्लाइमेट है, वहां की जो सॉइल है, इन सब के कारण इसका उत्पादन हो पाता है, यानी कि वहां का एक विशेष उत्पाद है। तो इन दोनों के बारे में आप ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। किसी एक टीम के खिलाफ इंडियन प्रीमियम लीग आईपीएल के इतिहास में 1000 रन बनाने वाले बल्लेबाज कौन है? कौन ये बल्लेबाज है जिन्होंने 1000 रन बनाए हैं किसी एक टीम के खिलाफ आईपीएल में? तो ये है रोहित शर्मा। डी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। रोहित शर्मा ने इंडियन प्रीमियम लीग यानी आईपीएल के इतिहास में पहली बार ऐसा रिकॉर्ड बनाया है। अभी तक कोई खिलाड़ी ऐसा नहीं था। अबू धाबी के शेख जायद स्टेडियम में मुंबई इंडियंस प्रतियोगिता के दौरान किसी एक टीम द्वारा, यानी एक टीम कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ इन्होंने बनाया है। मुंबई इंडियंस में ये कोलकाता नाइट राइडर्स यानी केकेआर जिसको बोलते हैं, उसके खिलाफ 1000 रन इन्होंने बनाए। और रोहित शर्मा ने मुंबई इंडियंस की पारी के चौथे ओवर में यह उपलब्धि हासिल की। कभी कभी बदमाशी करके यहां तक भी क्वेश्चन पहुंचाया जा सकता है किस ओवर में की। मतलब कि क्वेश्चन बनाने वालों के कीड़े शांत नहीं होते हैं, उनको लगता है कि कितना कठिन कितना कठिन कितना कठिन बना दे कि उनसे ही पूछ लिया जाए तो वो कहें कि मैंने कहा बनाया था, ये तो बगल वाले ने बनाया था, मुझे नहीं पता। ठीक है ना, कभी कभी ऐसा कुछ होता है, मतलब एक सनक होती है, तो ऐसा नहीं। लेकिन आप लोग तैयार रखिए। और ये जो, क्योंकि इनकी उपलब्धि जो है ये पहली बार किसी ने ऐसी उपलब्धि हासिल की है, इस कारण से ये इंपॉर्टेंट है। बस किसके खिलाफ, किस टीम से ये खेल रहे थे,
मुंबई इंडियंस और केकेआर के खिलाफ, इतना ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, जापान के अगले प्रधानमंत्री कौन है? जापान के अगले प्रधानमंत्री कौन है? कोविड के कार्यकाल में वहां पे स्थितियों को संभाल ना पाने के कारण वहां के एक प्रधानमंत्री ने इस्तीफा देने की बात की थी। इतने इथिकल लोग होते हैं यहां पर, तो लाशों के ढेर पे चल के भी हमको पद चाहिए, ऐसे लोग होते हैं। कई बार ये बड़ी बात जो है, ये सारी मतलब बातें बड़ी बुरी लगती हैं, बहुत बड़ी बड़ी बातें हो जाती हैं लेकिन लोग इस्तीफा नहीं देते हैं। जापान में ऐसा हुआ था, और जापान में अभी फूमियो किशिदा ये अगले प्रधानमंत्री बनेंगे, जो वहां के पहले विदेश मंत्री भी रह चुके हैं। फूमियो किशिदा पूर्व विदेश मंत्री हैं, और इन्होंने अभी सत्तारूढ़ पार्टी के नेतृत्व का चुनाव जीता है और देश के अगले प्रधानमंत्री बनने के लिए तैयार हैं। और ये किशिदा एक लोकप्रिय वैक्सीन मंत्री तारो कोनो को हराने के लिए एक अफवाह में 257 वोटों से ये जीते, एक अफवाह इसको बोल रहे हैं। यानी कि एक एक मतलब आप कह सकते हैं कि ऐसा चुनाव हुआ तो उसमें जीत गए 257 वोटों से। पहले रक्षा और विदेश मंत्री के पदों पर ये रह चुके हैं। बाकी आपको जो जानना है तो इसमें 64 वर्षीय निवर्तमान पार्टी के नेता प्रधानमंत्री योशिहिदे सुगा इस समय है वहां के प्रधानमंत्री। पीएम कौन है? योशिहिदे सुगा। हमारे यहाँ जो सुग्गा होते हैं ना, तोते को कहते हैं ना, याद करने के लिए केवल। पिछली बार क्या हुआ था, एक न्यूज एंकर ने नाम गलत पढ़ दिया था तो उसको नौकरी से निकाल दिया गया था। तो मैं केवल याद करा रहा हूं, इसको मजाक वजाक मत समझिएगा, ठीक है ना, मजाक से इसका कोई लेना देना नहीं है। तो योशिहिदे सुगा, हमारे यहाँ सुगा मतलब तोता, तो रिलेट करके याद कर लीजिए, वो थे पीएम, तो अब इनको पीएम बनाया जाएगा। बाकी जो चीजें हैं, और यहाँ पे इससे ज्यादा क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा जाएगा। एलडीपी नीति के प्रमुख रूप में कार्य किया इन्होंने, ये सारी चीजें पूछी आपसे नहीं जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने आगामी टी20 विश्व कप के आधिकारिक गान को लॉन्च किया है, आधिकारिक गीत को लॉन्च किया है। आधिकारिक गान जो होगा, इस गीत के रचनाकार कौन है? एक नाम आपने सुना होगा, अमित त्रिवेदी का, एक जाना माना नाम है, गीत ये रचनाकार है। और इन्होंने ही जो आईसीसी, कल केबीसी में एक प्रश्न पूछा गया था कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट डॉट डॉट डॉट, इसमें जो आगे होता है आईसीसी में, तो क्या होता है, काउंसिल होता है या कमीशन होता है या क्या होता है? कल शायद केबीसी में ये प्रश्न पूछा गया था। तो यहाँ पर एक दिन मैंने इसको बताया भी था बड़ा डिटेल में। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि केबीसी में आया है इसलिए बताया। केबीसी में तो आधे से ज्यादा क्वेश्चन हमारे पढ़ाए हुए आते हैं, अब मैं क्या करूं, कोई आता ही नहीं मुझसे केबीसी वाला पढ़ने, है ना। केबीसी वालों को डेली 30 पढ़ना चाहिए। अब बंद हो रहा है, अब केबीसी अब करें आराम से, आप लोग केबीसी से अब ज्ञान अर्जित करिए। तो परिषद होता है, तो टी20 विश्व कप के आधिकारिक गान को भी लॉन्च किया है। अमित त्रिवेदी ने इस गीत को रचा है, वो इसके रचनाकार है, गीत के लेखक नहीं होते हैं, ये ध्यान रखना। गद्य और पद्य में अंतर पता है ना, रचयिता, ठीक है, रचनाकार होते हैं। तो इसमें ये जो गान लॉन्च किया गया है अमित त्रिवेदी द्वारा रचित है। एक एनिमेटेड फिल्म बनाई गई है, उसमें विराट कोहली और वेस्ट इंडीज के कप्तान किरॉन पोलार्ड को अवतार के तौर पे दिखाया गया है। उसमें वो एनिमेटेड फिल्म है, उसमें ये लोग बातचीत करेंगे, कुछ अपना ऐसा होगा, सुपरस्टार के तौर पर इनको बनाया गया है। टूर्नामेंट 17 अक्टूबर से ओमान और यूएई में शुरू होगा और इसका फाइनल 14 नवंबर को दुबई में खेला जाएगा। भारतीय कप्तान कोहली एनिमेशन में अवतार के रूप में जीवंत किए गए खिलाड़ियों के समूह का नेतृत्व करते हैं, जो एक दूसरे के साथ बातचीत भी करते हुए इसमें दिखाए गए हैं। आपसे फिल्म बनाने को नहीं कहा जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। वर्ष 2022 के लिए स्वच्छ सर्वेक्षण का कौन सा संस्करण लॉन्च किया गया? अभी इसमें कोई रिजल्ट्स नहीं आए हैं, अहलुवालिया जी ने इसको लॉन्च किया है, अभी कोई रिजल्ट्स नहीं आया है। 2022 का जो ये संस्करण इसके लिए लॉन्च किया जाएगा, ये 7वां संस्करण है। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 7वां जो ये संस्करण है, ये केंद्रीय शहरी आवास और शहरी मामलों के मंत्री हरदीप सिंह पुरी, हरदीप सिंह अहलुवालिया मैं बोल गया, एक्सट्रीमली सॉरी, अहलुवालिया नहीं है, हरदीप सिंह पुरी, एक्सट्रीमली सॉरी, हरदीप सिंह पुरी ने इसको जारी किया है। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 का 7वां संस्करण लॉन्च किया है, ठीक है। शहरी क्षेत्रों में वार्षिक स्वच्छता सर्वेक्षण का 7वां संस्करण, जिसके तहत पहली बार डिस्ट्रिक्ट रैंकिंग इसमें पेश की गई है, डिस्ट्रिक्ट वाइज जिला रैंकिंग इसमें पेश की गई है। वरिष्ठ नागरिकों और युवा जो लोग हैं उनकी आवाज को भी इसमें प्राथमिकता दी गई है। इस सर्वेक्षण में 2 जनसंख्या श्रेणियां, 15,000 से कम और 15,000 से 25,000 BTW, इनको शुरू करके छोटे शहरों के लिए भी समान अवसर इसमें दिया जाएगा कि उनका सर्वेक्षण भी हो सके। अभी तक बड़े बड़े शहरों को कवर किया जाता था, धीरे धीरे इसको हम टॉप टू बॉटम आ रहे हैं, नीचे लेके आ रहे हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा।
अगला जो प्रश्न है, केंद्र सरकार ने परशुराम कुंड के विकास के लिए काम शुरू किया है। आपसे पूछा जा रहा है कि ये किस राज्य में स्थित है। क्या? परशुराम कुंड। परशुराम कुंड जो है, आप लोग गेस करेंगे उत्तर प्रदेश में होगा या महाराष्ट्र में होगा या फिर मध्य प्रदेश में। परशुराम कुंड जो है ये अरुणाचल प्रदेश में है। कहां पे है? अरुणाचल प्रदेश में है परशुराम कुंड। और अरुणाचल प्रदेश में लोहित नदी बहती है, ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में आपने, उसकी सहायक नदी लोहित नदी की निचली जो उसकी निचला बहाव है, वहां पर ब्रह्मपुत्र पठार पर एक तीर्थ स्थल है परशुराम कुंड। तो उसके विकास का, उसके डेवलपमेंट का काम शुरू किया गया है। पर्यटन मंत्रालय की तीर्थ यात्रा, कायाकल्प और आध्यात्मिक विरासत संवर्धन अभियान, जो अभी मैंने बताया था प्रसाद योजना, एक दिन आपको डिस्कस किया था हमने, तो आपको पता होगा ये। तो प्रसाद योजना के तहत, है ना, पर्यटन मंत्रालय की ये योजना है, पिलग्रिमेज रेजुवेनेशन एंड स्पिरिचुअल हेरिटेज ऑगमेंटेशन ड्राइव, प्रसाद इसको बोलते हैं। तो उस योजना के तहत 37.88 करोड़ रुपए की लागत वाली योजना को इसमें मंजूरी अभी प्रदान की गई है। ठीक है। प्रसाद योजना जो है ये भारत सरकार द्वारा पूर्ण वित्तीय सहायता प्राप्त योजना है और 2014-15 में ही ये शुरू की गई थी। सेंट्रल गवर्नमेंट की, केंद्रीय सरकार की ये योजना है। अरुणाचल प्रदेश की बात करें, पेमा खांडू वहां के सीएम है और वहां के राज्यपाल इसमें बीडी मिश्रा है, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला जो प्रश्न है, चौथा भारत अमेरिका स्वास्थ्य संवाद नई दिल्ली में आयोजित किया गया। देखिए, मैं तो बताना ही भूल गया, एक टेस्ट सीरीज प्रोग्राम हम लोगों का चल रहा है। 1 अक्टूबर से वो शुरू होगा और 20 अक्टूबर चलेगा। 20 पेपर उसमें कराए जाएंगे, हर एक पेपर 150 क्वेश्चंस का होगा, जैसे कि आपसे आयोग पूछता है। करंट अफेयर सहित होगा, जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर की वीडियो हम डिस्कस करेंगे उसका पीडीएफ, साथ में पेपर का पीडीएफ और एक्सप्लेनेशन के साथ पीडीएफ, ये सब हम आपको उसमें प्रोवाइड करा देंगे। सब्सक्रिप्शन, उसकी सदस्यता शुल्क केवल 451 रुपए रखी गई है। आप लोग चाहें तो उसको ज्वाइन कर सकते हैं, कोई दबाव नहीं है। ये हमारी टीम की तरफ से मैसेज है, जो देना मेरा कर्तव्य है। प्रचार करने की बात नहीं है, प्रचार तो करना पड़ता है, ये भी मैं बताना चाहता हूं कि प्रचार तो करना ही पड़ता है। 1 रुपए के शैंपू को बेचने के लिए अरबों रुपए की मॉडल को लाके और सब होल्डिंग लगाया जाता है। शैंपू की कीमत 1 रुपए, एक पाउच की। तो ये आजकल का युग है, जब तक आपको बताऊंगा नहीं तो आप जान कैसे पाएंगे। चौथा भारत अमेरिका स्वास्थ्य संवाद नई दिल्ली में आयोजित किया गया और इस संवाद में भारतीय प्रतिनिधित्व मंडल का नेतृत्व किसने किया? तो ये नेतृत्व किसने किया है? चौथा भारत अमेरिका स्वास्थ्य संवाद का नेतृत्व किसने किया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। इसका नेतृत्व किया है डॉक्टर भारती प्रवीण पवार ने। ठीक है, डॉक्टर भारती प्रवीण पवार ने इसका नेतृत्व किया है। और चौथा ये भारत अमेरिका स्वास्थ्य संवाद है। भाई इतना ध्यान रखिएगा, मोदी जी को यहाँ पे मत लाइएगा। 2 दिवसीय संवाद दोनों देशों के बीच में स्वास्थ्य क्षेत्र में चल रहे कई सहयोगों पर विचार विमर्श करने के लिए एक मंच के रूप में इस्तेमाल किया जाएगा। अगला जो प्रश्न है, यह अंतिम प्रश्न है। वित्तीय सेवा कंपनी मास्टर कार्ड इंक ने निम्नलिखित में से किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया? रोजर फेडरर, मैग्नस कार्लसन, विराट कोहली, पीवी सिंधु। तो ये बनाया है मैग्नस कार्लसन को। मैग्नस कार्लसन कौन है बताने की जरूरत नहीं है, आप बहुत सही से जानते होंगे मैग्नस कार्लसन के बारे में। और मैग्नस कार्लसन शतरंज के बहुत बड़े खिलाड़ी हैं। पूछा जा सकता है कहाँ के? नॉर्वेजियन शतरंज ग्रैंड मास्टर हैं ये, है ना। तो अभी नॉर्वेजियन शतरंज ग्रैंड मास्टर मैग्नस कार्लसन अब लियोनेल मेसी, नाओमी ओसाका, क्रिस्टल डन और डैन कार्टर जैसे अन्य प्रतिस्पर्धी खिलाड़ियों की लाइनअप में शामिल हो गए। इन लोगों को मतलब भी ऐसे पद पे रखा जा चुका है। मास्टर कार्ड इंक या इन सब वैश्विक स्तर पर ब्रांड एम्बेसडर बनाने का काम किया जा चुका है। तो आपको ये कैसा लगा? जैसा भी लगा, अगर अच्छा लगा हो तो उन तक इसको जरूर पहुंचाइए जिनको इनकी आवश्यकता है। बाकी हम लोग मिलते रहेंगे, फिर मिलेंगे। थैंक यू सो मच इस सेशन को अटेंड करने के लिए। शुभ रात्रि।